नामुमकिन, मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। नानो की बात थी जैसे कोई एटम बॉम्ब थी जो नानो ने सर पर फोड़ दिया था। ये क्या कह रही हैं आप? खलील साहब भी परेशान हुए। अरे सीमा, अब याद नहीं? नानो ने उन्हें याद दिलाया तो उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। ये बात वो भला कैसे भूल सकती थीं? उन्होंने पलटकर दानिया की माँ को देखा, जिन्होंने सिर नामे हिलाया। वक्त तो हाथों से फिसल चुका था। उन्होंने अपनी ननद के कहने पर यह सच छुपाया था, क्योंकि उनकी बेटी दानिया सुभान को पसंद करती थी और शादी की ख्वाहिश रखती थी। पर अब तो सच्चाई खुल चुकी थी और सबके सामने आ चुकी थी। घर के सब बड़े सर जोड़कर बैठ गए। सैयदा बेगम के कहने पर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। सुभान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक से ट्विस्ट आ गया था और फिर सबने यही तय किया कि सुभान और दानिया का निकाह नहीं होगा। और यूं पल झपकते ही सब बदल गया। दानिया ने खूब बाबेला मचाया, लेकिन बाप के सामने उसकी दाल ना गली। सुभान सुल्तान स्टेज से नीचे उतर आया। दानिया रोते हुए ब्राइडल रूम में चली गई। सभी उसके पीछे भागे थे। अगर ऐसी बात है तो फिर ईजा का भी भैया से निकाह ख़त्म करवाएं। जब मैं उस घर में जाकर नहीं रह सकती तो उस घर की लड़की भी इस घर में नहीं आएगी। अचानक विदाई के वक्त रिदा ने नया शोशा छोड़ दिया। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आप सब ने मिलकर प्लानिंग की है मुझे और सुभान को अलग करने की? और हम ऐसा क्यों करने लगे? अपनी माँ से जाकर पूछ लो कि अब भी रातों को तुम्हारे पास जिन नहीं आते। और दानिया की माँ ने नज़रें चुराई थीं, क्योंकि अब भी दानिया को अपने कमरे में कुछ अजीब सा महसूस होता था। नानो ने गुस्से से पूछा। नानो के पूछने पर दानिया कहने लगी, ये सब झूठ है। वो तो मुझे सपने आते हैं, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है इलाज के बाद मैं ठीक भी हो जाऊंगी। लेकिन आप लोगों ने ये सब इसलिए किया ताकि सुभान का निकाह उस लड़की से हो जाए। ये कम से लड़की भाग गई है ना आपके नवासे को, इसीलिए मुझे रास्ते से हटाया है आप सब ने मिलकर। लेकिन मैं भी आप सबको बता दूं, किसी को माफ़ नहीं करूंगी। आप सब ने मिलकर मेरा दिल तोड़ा है, खासकर अम्मा आपने। ऐसे मोड़ पर ला के मारा। दानिया मर गई है, अब सिर्फ एक बेजान वजूद को विदा कर रहे हैं। घर की इज्जत बचाने के लिए दानिया का निकाह दानिया की माँ ने अपनी सहेली के बेटे से कर दिया था, और वो भी दानिया को पसंद करता था, इसीलिए खुशी खुशी राजी हो गया। वो इन दकियानूसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर था। दानिया कहते हुए ब्राइडल रूम से बाहर निकली तो नूरीन से टकरा गई। उसे जोर का धक्का देते हुए आगे बढ़ गई। वहाँ मौजूद सीमा बेगम, रुबीना बेगम, खलील साहब, यूसुफ साहब और जावेद साहब के साथ ईजा, आर्यन और सुभान भी हक्का बक्का रह गए। आप सब ने मेरी बेटी पर जुल्म किया है, यूसुफ साहब दुख से कहते हुए बाहर निकल आए। आर्यन भी गहरा सांस भरता अपने अब्बा के पीछे गया। मेरी बेटी का दिल दुखाकर क्या मिला आपको? वो रोती हुई रुखसत हो गई, जिसकी आंख में हमने कभी एक आंसू नहीं आने दिया। उसे आपने रुला दिया, रुबीना बेगम ने अफसोस से कहा और बाहर आ गई। अरे ये पागल बागल तो नहीं हो गए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? जब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है तो कैसे जानते बूझते अपने सुभान को मौत के मुंह में धकेल दूं? नानो ने अफसोस से सिर हिलाया। सभी अभी ये सब अंदर बातें कर ही रहे थे कि बाहर एक शोर उठा। सब बाहर भागे। बाहर निकलकर देखा तो दानिया जमीन पर गिरी पड़ी थी और पूरा हॉल कोहराम से गूंज उठा। आगे बढ़कर आर्यन ने बहन को उठाना चाहा, लेकिन उसका बेजान जिस्म देखकर उसे लगा कि उसके हाथ पैरों से जान निकल रही है। वो वहीं जमीन पर ढह गया। हाय, मेरी बच्ची मर गई, रुबीना बेगम ने मातम शुरू कर दिया। सुभान ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज चेक की जो रुक चुकी थी, लेकिन अचानक वो गिरकर मर कैसे सकती थी? कोई चोट का निशान नहीं था, कोई खून नहीं बहा था, कुछ भी नहीं था। फिर वो मरी कैसे? ये एक रहस्य बन गया। सुभान ने सामने बेहोश बैठे आर्यन को देखा और फिर एक नज़र अपनी बहन पर डाली, जो दुल्हन बनी आंखों में आंसू लिए उसी को देख रही थी। पूरे शादी हॉल में अफरा तफरी मच गई थी। दानिया की मौत हो गई थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था वो मरी कैसे। सुभान पूरे हॉल के सिक्योरिटी कैमरे चेक करवा रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। दानिया चलते चलते अचानक सिर पकड़ते हुए लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी, और फिर वो मर गई। ऐसा कैसे मुमकिन है? सुभान कंट्रोल रूम से बाहर आया तो बहुत परेशान था। आर्यन सुल्तान अपनी फैमिली के साथ बहन के बेजान वजूद को बाहों में उठाए हॉल के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडापन और दर्द था, जैसे सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगा। वो ईजा को छोड़ गया था, किसी ने भी उसे साथ ले जाना जरूरी नहीं समझा। सुभान अपनी फैमिली के साथ वहीं खड़ा रह गया। ईजा माँ के गले लगकर रो रही थी। सभी की आंखें अश्कवार थीं। आज दानिया को बिछड़े पूरा एक हफ्ता हो चुका था। पूरे घर में मातम छाया हुआ था। ईजा अपनी माँ के साथ आती थी, दिन भर रहती और शाम को वापस चली जाती। सबने जैसे इस फैमिली का बायकॉट कर दिया था। नूरीन एक बार फिर वहाँ नहीं जा सकी थी, ना उसे किसी ने जाने की इजाज़त दी।
ईजा और सीमाब ने भी उससे बात करना कम कर दिया। वो सारा दिन अपने कमरे में रहती। अचानक एक रात उसकी खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। वो घबराकर उठ बैठी। दस्तक बार बार हो रही थी। वो एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गई। धड़कते दिल के साथ खिड़की का पल्ला खोला तो वो शख्स एक चिट अंदर फेंककर चला गया। नूरी ने जल्दी से खिड़की का पल्ला बंद किया और चिट को उठाकर देखा। उसमें लिखी तहरीर पढ़कर उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उस चिट को फाड़कर फ्लैश आउट कर दिया। अगले ही पल खिड़की फिर से बजी। वो घबराकर दरवाज़ा खोलती बाहर भागी। उसका रुख सीधा सुभान के कमरे की ओर था। वो बिना दस्तक दिए अंदर दाखिल हो गई। सुभान अभी अभी अपने स्टडी रूम से अपने कमरे में आया था। वो एक मीटिंग में था कि अचानक नूरीन उसके सीने से आ लगी। सुभान तो अपनी जगह सन रह गया। मुझे बचा लें एसपी भैया, मुझे बचा लें। वो डरी सहमी उससे लिपटी हुई थी, जबकि सुभान तो अपनी धड़कनों को ही नहीं संभाल पा रहा था। वो तो उसके सीने से ऐसे लिपटी थी जैसे अलग होना ही नहीं चाहती थी। हवा का गुजर भी मुमकिन नहीं था। नूरीन का नरम वजूद पल भर में ही सुभान के दिल की धड़कनें तेज कर चुका था। सुभान ने होश में आते ही नूरीन को खुद से अलग किया। नूरीन गहरे सांस भरती उसे देखने लगी। उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। सब ठीक तो है ना? आखिर हुआ क्या? हाँ नहीं, वो मेरे कमरे में, नूरीन ने टूटे फूटे शब्दों में कहा तो सुभान बिना वक्त गवाए उसके कमरे की ओर भागा। आजकल वो गेस्ट रूम में रह रही थी क्योंकि सीमाब बेगम ने उसे ईजा के साथ रहने से मना कर दिया था, जिस पर नूरीन बिना कुछ कहे मान भी गई थी। उसे तो बस एक छत चाहिए थी जो यहाँ से बेहतर कहीं और मिल नहीं सकती थी। यहाँ तो कोई नहीं। सुभान ने हर तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। वो वहाँ खिड़की में, नूरीन ने इशारा किया तो सुभान ने अंदर बाहर सब जगह देख लिया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड से कहकर भी सब तरफ चेक करवा लिया था पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया। हर जगह से क्लियर जवाब आया था, तुम्हें गलत फहमी हुई है नूरीन, अब जाओ चुपचाप सो जाओ, आवाज़ ना आए अब तुम्हारी। वो उसे अब डांटने लगा तो नूरी ने सिर हिलाया और सुभान बाहर निकल गया। उसके जाते ही नूरी ने अपने आंसू पोंछे और दरवाज़ा बंद कर लिया। सुभान को नूरीन के कमरे से निकलते देख खलील साहब के दिल को एक जैसे झटका सा लगा था। वो जो बाहर खटके की आवाज़ सुनकर आए थे ये सब देखकर वापस अंदर चले गए। अब सारी रात उनकी सोचों में ही कटनी थी। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? उन्होंने ईजा की रुखसती लेने से कैसे इनकार कर दिया? ईजा आर्यान भाई के निकाह में है, उन्हें ये सब करना जेब नहीं देता। सीमा बेगम के पूछने पर रुबीना ने आज उन्हें फ़ोन पर साफ जवाब दे दिया था और ये जवाब सुनते ही सुभान सुल्तान आपे से बाहर हो गया। बेटा फ़िलहाल तुम इन सब बातों को रहने दो, हम बड़े ये फैसला कर लेंगे। उनकी बेटी की डेथ हुई है, वो इतनी जल्दी तो भूलने वाले नहीं ना? जावेद साहब ने चश्मा उतारकर एक तरफ रखते हुए कहा। जब सब पता था आपको फिर आपने मेरा रिश्ता क्यों किया वहाँ पर? अगर पहले दिन से ही ये सब कुछ उसके दिमाग में न डालते तो आज ये नौबत ना आती। और दानिया, सुभान ने दुख से बात अधूरी छोड़ दी। मेरी मर्जी से नहीं हुआ, तुम्हारी फूफी की ख्वाहिश थी कि दानिया की शादी तुमसे हो, वो तुम्हें पसंद करती थी और बस गलती हो गई जो बचपन की उससे उसकी बीमारी को मैंने नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि मैं इन बातों को नहीं मानती थी। लेकिन तुम्हारी नानी किसी भी कीमत पर ये निकाह नहीं होने देती, ये बात भी मैं जानती थी, इसीलिए उनसे छुपाया था। सीमा बेगम कहते कहते रो पड़ी। अब इसमें रोने धोने वाली बात क्या है? जो होना होता है वो सब अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब इस बात को कुछ दिनों के लिए रफा दफा कर दो। जितना ज़्यादा जोर लगाओगे उतनी बात बिगड़ेगी। थोड़ा वक्त गुजरने दो, मैं खुद आर्यान से बात करूँगा। वो समझदार लड़का है, वो कोई ऐसा फैसला नहीं लेगा जिससे हमारी बच्ची के साथ ज्यादती हो। जावेद साहब को आर्यान पर पूरा भरोसा था, जबकि वो नहीं जानते थे कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा भी या फिर उनकी उम्मीदों को तोड़ देगा। इस सब से अलग हटकर खलील साहब की गहरी नज़र नूरीन पर थी, जो वहाँ थी तो सही लेकिन उसका अंदाज उन्हें कुछ बदला बदला सा लग रहा था। जब वो यहाँ आई थी तब और तरह का अंदाज था, आज उसके अंदाज में एक बदलाव सा महसूस कर रहे थे। वो ये भी नहीं जानते थे कि बाकी ऐसा कुछ है भी या नहीं, या फिर उनका वहम है। लेकिन जो कुछ भी था उन्हें नूरीन के हाव भाव कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे। कुछ तो रहस्य था जो नूरीन की पर्सनालिटी में छिपा हुआ था और जो किसी को नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि सुभान सुल्तान को भी नहीं। पर अब उन्हें सुभान और उसके बीच का बनता हुआ अनजाना सा रिश्ता खटकने लगा था। रात को सोते सोते अचानक लाइट बंद हो गई। एसी ऑफ हुआ तो सोता हुआ सुभान पसीने से तर हो गया था। अचानक ही उसकी आंख खुल गई। सर्दी हो या गर्मी वो हमेशा एसी ऑन करके सोता था। लाइट जाए तो जनरेटर ऑन हो जाता था, पर इस वक्त लाइट जाने का कोई मतलब समझ नहीं आया। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सुभान को कुछ गड़बड़ लगी।
उसने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल मिलाई लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। सुभान उठते ही दराज से गन निकालकर बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि पूरे घर की लाइट थी सिवाय उसके और गेस्ट रूम के। वो चौकन्ना होता हुआ गेस्ट रूम की ओर बढ़ा। वहाँ नूरीन थी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। उसका दिल तेजी से धड़क उठा था। नूरीन का ख्याल आते ही ए खुदा, नूरीन की हिफाजत करना, उसे कुछ हो न जाए। अनजाने ही वो नूरीन के लिए दुआ करने लगा था। वो तेजी से आगे बढ़ा और फौरन दरवाज़ा खोला, सामने गन तान दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुभान ने मोबाइल की टॉर्च से चारों ओर देखा लेकिन नूरीन कहीं नजर न आई। वो मुड़ने ही वाला था कि अचानक नूरीन एक तरफ से लड़खड़ाते हुए आई और सीधे उसके ऊपर गिर गई। सुभान एक पल के लिए तो कुछ समझ ही नहीं पाया। इससे पहले वो नूरीन को खुद से अलग करता, नूरीन की बात ने उसके दिमाग को एक जोरदार झटका दिया था। वो ये क्या कह रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो तुम्हें भाई कहा था और रात के अंधेरे में तुमने ये सब क्या कर दिया? ऐसा क्यों क्यों किया मेरे साथ? घबराए हुए अंदाज में टूटे फूटे शब्द कहते हुए वो उसके हाथों में बेहोश हो गई। उसी पल कमरे की लाइट्स ऑन हुई और घर के सभी लोग वहां इकट्ठा होने लगे। नूरीन को सुभान की बाहों में बेहोश और बिखरी हालत में देखकर सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। जावेद साहब ने आगे बढ़कर उसे खींचते हुए एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। माँ ने भी मुंह फेर लिया। दादा जान ने होंठ भींचे और अफसोस से सुभान को देखा, जबकि ईजा ये सब कुछ देखते हुए उल्टे कदमों से वहां से बाहर निकल गई। बाबा, मामा, प्लीज ये सब। सुभान बोल नहीं पा रहा था। वो जो खुद को एसपी कहलवाता था, बड़े से बड़े केस मिनटों में सॉल्व कर दिया करता था, आज अपने ही सामने इतने बड़े केस में खुद फंस गया था। नूरीन उसकी बाहों में बेसुध पड़ी थी। उसकी हालत से ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ जबरदस्ती की गई हो। और इस बात का खुलासा भी सुबह हो गया जब नूरीन ने रोते हुए अपने लिए इंसाफ मांगा। नूरीन की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं और वो लाल आंखों से सुभान सुल्तान से शिकायती नज़रों में सवाल कर रही थी, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? जबकि सुभान तो अभी तक हैरानी से पत्थर बना बैठा था। ये सब अचानक उसके साथ क्या हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तब दादाजी ने इन दोनों का निकाह पढ़वाने का फैसला किया। बड़ों का फैसला सुनकर सुभान बिल्कुल चुप हो गया था। उसने निकाह से इनकार नहीं किया, बल्कि खुशी खुशी ये निकाह कर लिया। घर के सभी लोग उससे नाराज थे। किसी को भी उससे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। ये खबर आर्यान के घर वालों तक भी पहुंच गई तो वो लोग आग बबूला हो गए। इतना भी कोई बेरहम कैसे हो सकता है? मेरी बच्ची की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी अभी तक, और भाभी ने अपने बेटे का निकाह भी करा लिया। सच कहती थी दानिया, इनके इरादे पहले से ही ठीक नहीं थे। ये जिन वगैरह का तो बस एक खेल था। मुझे पता है सुभान उस लड़की को पसंद करता था। भाभी ने ये झूठ बोल दिया। किसे पता कि मेरी बच्ची के साथ क्या समस्या है? ये सबकी नज़रों में नॉर्मल थी, इलाज चल रहा था, जल्दी ही ठीक भी हो जाती। माँ को भी साथ मिला लिया होगा। मेरी बच्ची को उन लोगों ने मार दिया। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। यूसुफ साहब की आंखों में भी आंसुओं का सैलाब था, जबकि आर्यान बिल्कुल खामोश बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। सुभान पुलिस स्टेशन से रात देर तक लौटा। वो बहुत थक चुका था। निकाह के बाद वो एक सेकंड के लिए भी घर पर नहीं रुका था। वो घर वालों की बेयकीनी भरी नज़रों का सामना नहीं कर सकता था। ये यकीन करके कि सब सो चुके हैं, वो घर लौटा था। आंगन से गुजरते हुए उसका सामना दादा जान से हो गया, जो शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। और फिर दादाजी ने उसे ऐसी बात कही कि वो कुछ पल के लिए अपने दादा जान को देखता रह गया। उनकी बात सुनता हुआ वो उन्हें बेयकीनी से देखता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में कदम रखते ही हल्की रोशनी में उसकी नज़र सामने बिस्तर पर लेटी नूरीन पर पड़ी, जो बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। जिस लड़की की और फिर उसी से निकाह हो जाए, उसे इतनी बेफिक्री की नींद कैसे आ सकती है, जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई गम ना हो। सुभान के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। सुभान आगे बढ़कर उसके करीब बैठा और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा, जो चेहरा बेहद मासूम लग रहा था, पर शायद सिर्फ बाहर से। अंदर से वो एक बहुत बड़ी बला थी, डायन थी, जो इस घर की खुशियों को धीरे धीरे निगल रही थी, बहुत ही धीरे धीरे। लेकिन सुभान सुल्तान उन लोगों में से नहीं था जो उसकी चाल में आ जाते। नूरीन के चेहरे पर हाथ फेरता हुआ वो अपना हाथ उसकी गर्दन तक लाया और फिर धीरे से दबाया। अचानक ही नूरीन की आंख खुल गई। उसने घबराकर सुभान को देखा, जो उसके ऊपर झुका हुआ था और उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत कर रहा था। नहीं सुभान, क्या छोड़ो मुझे। वो एकदम से हकलाने लगी और दोनों हाथों से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रिलैक्स जान, रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा। सुभान ने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। नूरीन घबराकर बैठ के क्राउन से जा चिपकी। सिर्फ गर्दन का नाप ले रहा था,
फांसी का फंदा तैयार करवाना है ना। वो अपनी जगह से उठते हुए पानी गिलास में डालने लगा। फांसी का फंदा? लेकिन क्यों, मैंने क्या किया है? वो अपनी सांसें बहाल करते हुए डरते डरते पूछने लगी। तुमने? सुभान ने पानी पीते हुए गिलास लहराया। अरे ये क्या, मैंने तो पानी पी लिया बिना चेक किए। अब क्या होगा मेरा? अब तो शायद मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, क्योंकि इस पानी में तो, ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया। उसने डरने की एक्टिंग की। उसका अंदाज देखकर नूरीन और भी ज़्यादा डर गई। खैर, मैं सुभान हूँ, सुभान सुल्तान, शेर हूँ, जंगल का राजा। ये जहर वाला पानी मुझे कुछ नहीं कर सकता। लो तुम भी पियो पानी, तुम्हें भी ज़रूरत है इसकी। सुभान ने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो वो डरकर पीछे हट गई। अरे तुम तो घबरा रही हो। अच्छा चलो छोड़ो, पानी नहीं पीते, बल्कि आज की रात को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी सुहाग रात है। सुभान सुल्तान ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कॉलर को परे झटका और नूरीन के तो 14 तबक रोशन हो गए। झट से बिस्तर से उठकर दूर जाकर खड़ी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी सुभान कमरे में आते ही उसके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा। अरे कहाँ जा रही हो, मेरे पास आओ मेरी जाने मन, प्लीज प्लीज सुभान, दूर रहे मुझसे, करीब मत आइए। वो घबराई हुई सहमी हुई आवाज़ में बोली। ये तो अब मुमकिन नहीं। कल तुम्हारे साथ मैंने ज़बरदस्ती की और आज तुमने शोर मचाकर खुद को प्लेट में सजाकर मेरे सामने परोस दिया है। अब बिना चखे थोड़ी न जाने दूंगा। आफ्टर ऑल निकाह हुआ है हमारा। सुभान सुल्तान ने एक ही झटके में उसे जा लिया। वो चीख मारती इससे पहले ही सुभान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख को रोक दिया। आवाज़ न निकले, जैसे कल रात को तुमने बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाली थी और सब कुछ कितनी आराम से हो गया था, है ना? सब कुछ हो जाने के बाद सबको पता लगा था। ठीक ऐसे ही आज भी आवाज़ ना निकले पूरी रात। कहते ही सुभान सुल्तान ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। पूरी रात सिसकियों की आवाज़ गूंजनी चाहिए, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। सुभान ने अपनी शर्ट उतारकर दूर तो नूरीन रोते हुए पीछे सरकने लगी। सुभान ने उसे, आप मेरे साथ नहीं कर सकते सुभान, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी। वो तो मैं कर चुका हूँ जाने मन, अब तो हक वसूली का वक्त है। रात के अंधेरे में अब इस कमरे की रोशनी में वही इज्जत तुम्हें वापस लौटाऊंगा। मतलब? घबराओ मत, बहुत प्यार से समेटूंगा। इतनी नाजुक सी तो हो, मुझे पता है। सुभान ने उसके गाल पर थपकी देते हुए कहा। प्लीज़ पीछे हटिए, अभी मैं। वो एक और दलील दे बैठी। अरे हाँ, तुम तो 17 साल की हो ना, सुभान ने सोचते हुए कहा। पर निकाह के वक्त ये बात क्यों नहीं बोली तुमने? फिर तो हमारा निकाह भी जायज़ नहीं। तुम 18 की हो ही नहीं। निकाह नामे पर बली में तुम्हारा अपना कोई था ना? मेरे दादा का नाम लिखा है। खैर, अब दुनिया वालों के सामने तो निकाह हो चुका है, तो अब सुहागरात जरूरी है। बीच में मत टोकना, क्योंकि जब कोई मुझे मेरे काम के बीच में टोके तो मुझे गुस्सा आता है, और गुस्से में मैं सामने वाले की, जानती हो, सब कुछ जानकर ही यहाँ तक पहुँची हो ना। मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पता है ना, क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ, नेचर कैसा है। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे मेरा काम करने से नहीं रोकोगी। पीछे हटो। अचानक से नूरीन ने उसके पेट में जोर से अपनी कोहनी मारी और उसे पीछे धक्का दे दिया। उसकी पकड़ हल्की थी, उसने खुद ही उसे छोड़ दिया। वो दूर खड़ी रो भी रही थी और हंस भी रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम इस्तेमाल करके फेंक दोगे और मैं चुपचाप अपना इस्तेमाल होने दूंगी? जिस तरह वो बोल रही थी सुभान चुपचाप सुन रहा था। मैंने उस बड़े गुंडे को भी नहीं बख्शा जिसने मेरी हाथ डालना चाहा, उसी के अड्डे पर उसे मार दिया। नूरीन ने नफरत और तिरस्कार से कहा। तुम्हें लगता है कि नूरीन को हासिल करना इतना आसान है? उस वक्त जिस अंदाज में वो बात कर रही थी, सुभान को एक पागल लड़की लग रही थी। तुम्हें हासिल कर चुका हूँ तुमसे निकाह करके, अब तो सिर्फ तुम पर अपनी मोहर लगानी बाकी है। सुभान सीरियसली कहता उसकी ओर बढ़ने लगा। दूर रहना मुझसे एसपी, वरना 1 मिनट लगेगा तुम्हें ऊपर पहुंचाने में। सुभान के कदम वहीं रुक गए। उसके पास गन भी थी। ये बात सुभान को पहले क्यों नहीं पता चली? उसे खुद पर गुस्सा आया। क्या हुआ? द ग्रेट एसपी सुभान सुल्तान। शौक लगा मुझे इस हाल में देखकर? अभी तो बहुत सारे शौक बाकी हैं, थोड़ी हिम्मत बचा कर रखना, बहुत सख्त झटके लगने बाकी हैं। मैं तो बस इंतजार में हूँ। जाने मन, तो मेरी कोई बात सुन क्यों नहीं रही? सुभान ने ड्रेसिंग टेबल पर बैठते हुए अपने हाथ सीने पर बांध लिए। अपनी बकवास बंद करो। तुम मेरे बाल को भी मेरी मर्जी के बिना छू नहीं सकते, समझे तुम? फिर रात को किसने छुआ तुम्हें? वो मैं ही तो था। रात को हर चीज़ देख चुका हूँ और छू भी चुका हूँ। अब इतना भी क्या शर्माना? जाने मन, नज़दीक आओ और गले लग जाओ। रात भी चांदनी है, चांद भी हमारे मिलन की ताक में बैठा है। वो देखो, खिड़की से बाहर इशारा करते हुए सुभान ने कहा। रात को हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, समझे तुम? वो गुस्से से दबी दबी चीखी। मैं कैसे यकीन कर लूँ? मैं तो तुम पर हावी था ना रात को।
सुबहान ने आईब्रो उठाई तो वो जोर से हंसी। तुम्हारी तो क्या किसी की भी औकात नहीं कि नूरीन को छू सके, नूरीन उसके टुकड़े टुकड़े ना कर दे। अच्छा, फिर झूठ बोलकर शादी क्यों की? मोहब्बत हो गई है मुझसे? सुबहान के सवाल पर नूरीन का दिल जोरों से धड़का, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मोहब्बत का लफ्ज़ मेरी लाइफ की डिक्शनरी में नहीं है। अब की बार उसकी आवाज़ धीमी थी। सुबहान उसकी तरफ बढ़ा तो उसने उस पर तान दी, दूर रहो। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं गोली नहीं चला सकती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर जानना चाहते हो तो सुनो, मेरा यहाँ आना इत्तेफाक नहीं था, ये प्री प्लान था। उस असलम चौधरी को ऊपर पहुँचाने के बाद अगला नंबर तुम्हारा ही तो था एसपी, और तुम चाहते थे कि मैं किसी और के साथ चली जाती। मैं उदास हो गई थी, रोने लगी, और फिर तुम मुझे अपने घर ले आए, और फिर यहाँ से शुरू हुआ मेरा इंतकाम। कैसा इंतकाम? सुबहान को जो जानना था वो आज उस पर खुलने वाला था। याद करो सुबहान सुल्तान, ठीक 4 महीने पहले तुमने घर पर रेड मारी थी, लेकिन जब वहाँ से कुछ ना मिला तो तुमने उस घर को। बोलते बोलते नूरीन की आंखें और लहजा भीग गया। सुबहान को सब याद था। उस घर में मेरी मासूम बहन भी थी, मेरी जुड़वा बहन असवा, जिसे तुमने एक पल में सीधा ऊपर पहुंचा दिया। तौबा है तुम पर, इतना बड़ा गुनाह करके भी जरा भी पछतावा नहीं हुआ तुम्हें। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची तुम्हें, बिल्कुल बेहिस बेजर इंसान हो तुम। वो चीख पड़ी। आगे बोलो, सुबहान ने सपाट अंदाज में कहा। तो वो तंज भरी नज़रों से उसे देखने लगी। मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अब ख़त्म कर दूंगी। ये बताओ, तुमने दानिया को क्यों मारा? आखिर दानिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तो बेकसूर थी ना। वो मेरी असलियत सब पर खोलने वाली थी, क्योंकि वो मेरा सच जान गई थी। पर मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया। अब वो अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाएगी। सुनाए भाई, दिल खोलकर सुनाए। मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझसे निकाह की बजाय सुबहान के माथे पर बल पड़े। वो धीरे से मुस्कुराई। तुमने जो पानी पिया वो साफ़ था, पर तुम्हारे घर वालों के कमरे में जो पानी रखा गया है वो साफ़ है या नहीं अंदाज़ा नहीं। नूरीन की बात पर सुबहान ने होंठ भींचे और बाहर जाना चाहा, पर नूरीन ने उसे रोक लिया। आज नहीं, पूरे घर को एक साथ ऊपर पहुंचाऊंगी। डोंट वरी, अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लूंगी। तुम्हारी बहन जिंदा है। सुबहान की बात पर नूरीन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने बेयकीनी से सुबहान को देखा। उस घर को उड़ाना था, ऐसा ऑर्डर था, क्योंकि तुम्हारा बाप उसमें गलत काम करवाता था। ऑर्डर मिला था हमें। वहाँ से सारा माल निकाला तो तुम्हारी बहन को भी निकाल लिया गया था। सुबहान ने उसके सिर पर एक और धमाका किया। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी असवा, मेरी बहन, वो जिंदा है। नूरीन की आवाज़ लड़खड़ा गई। यही सच है, और वो पुलिस कस्टडी में है 4 महीने से। उसे वहाँ पर कैद किया गया था। वो अब्बा ने, वो बहुत जुल्म करता था उस पर, मेरी असवा पर बहुत मारता था। नूरीन बताते बताते रो पड़ी। सुबहान ने एकदम झटके से उसे छीन ली और उसकी कनपट्टी पर रख दी। वो जरा सा घबराई। मेरी बहन से मिलवा दो एक बार, फिर चाहे मेरी जान ले लेना, वो उससे मिन्नत भरे लहजे में बोली। 19 साल 3 महीने और 8 दिन, यही उम्र है ना तुम्हारी? सुबहान उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला, और नूरीन का दिल धक से रह गया। मेरे घर में असवा की हमशक्ल अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मेरी मर्जी से आई थी। सुबहान की बात पर नूरीन ने पलटकर उसे देखना चाहा, लेकिन उसके हाथ की पकड़ बहुत सख्त थी। तुमने मुझसे कहा दूध वाले के रूप में तुम्हारा बाप आया है धमकी देने, और मैंने यकीन कर लिया। सुबहान ने उसे पूरी तरह अपने काबू में किया हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारी नहीं, मेरी मर्जी से हुआ था। अब वक्त है इस रिश्ते को निभाने का। सुबहान ने उसका दुपट्टा उतारते हुए धीरे से एक तरफ रखा। उसके होठों पर झुकते ही उसने नूरीन को बेबस कर दिया। उसके हाथ हथकड़ी में जकड़े हुए थे। वो उसके हाथ सिर के पीछे पिन करते हुए उसे अपनी पकड़ में ले गया। बिन बादल बरसात में दोनों भीगते चले गए। चौदहवीं का चांद भी उनके मिलन को देखता बादलों की ओट में शर्माकर चुप हो गया था, जबकि अब कमरे में एक गहरी अर्थपूर्ण खामोशी की गूंज में हल्की हल्की मदहोश सिसकियां गूंज रही थीं। सुबह आँख खुली तो वह बस एकटक छत को ताके जा रही थी। सुबहान ने जिस तरह उससे अपना हक लिया वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। रात को तरस खाते हुए उसने उसकी हथकड़ियाँ खोल दी थीं, लेकिन वो भाग नहीं सकती थी, और भागकर जाना भी कहाँ था उसे तो बस असवा से मिलना था, अपनी जुड़वा बहन से जो सुबहान की कस्टडी में थी। उसी की खातिर ही तो उसने अपना आप हारा था। सुबहान ने उसके ऊपर अपना भारी बाजू रखा हुआ था कि वो हिल भी नहीं सकती थी। उसे तो अब सांस लेना भी दूभर हो गया था। बहुत आराम से उसका बाजू हटाना चाहा तो सुबहान ने उसे उसी बाजू से खींचकर अपने और भी करीब कर लिया। नूरीन के दिल की धड़कन ने फिर से रफ्तार पकड़ी। रात भर सुबहान उसे अपनी शिद्दतों से रुलाता रहा,
और अब उसकी गर्दन में मुंह दिए अपनी तपिश भरी सांसें उस पर छोड़ रहा था। कहाँ जा रही थी? गंभीर लहजे में पूछा। आपने रात जो किया, आपको उस पर शर्मिंदगी नहीं? एक तन्हाई के लम्हों को आपने गुजारा, जबकि मैं तो आपकी बहन की। वो आंसू रोकते हुए बोली, तुम्हारे लिए इससे बढ़कर और क्या सजा हो सकती थी? और वैसे भी अभी तो ये आगाज है तुम्हारी सजा का। वो उसे अपने करीब करता, उसके ऊपर आता, फिर से उसे अपनी पकड़ में ले गया। मुझे आपकी दी हर सजा मंजूर है एसपी, प्लीज़ मुझे मेरी बहन से मिला दो। वो उसके आगे हाथ जोड़ गई तो सुभान लब भींचे पीछे हटा था और खामोशी से बाथरूम की ओर बढ़ गया। सुभान ने वार ही ऐसी जगह किया था कि वो चाहकर भी अब यहाँ से भाग नहीं सकती थी। सब इस वक्त तो हॉल में मौजूद थे। सारी सच्चाई से अब पर्दा उठ चुका था। खलील साहब को भी सुभान ने अपने साथ में मिलाया हुआ था, जिन्होंने हर पल उसकी मदद की थी। नूरीन सर झुकाए बैठी थी। आर्यान भी अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंचा था। तुम्हारा दिल नहीं कांपा मेरी बच्ची को मारते हुए? जालिम लड़की, किस बात का बदला लेना था तुमने? और मेरी बच्ची का क्या कसूर था? रुबीना बेगम की आंखें दर्द के एहसास से भर गईं। सब घर वाले उसे नफरत और तिरस्कार से देख रहे थे। तुम्हें हमने इस घर में पनाह दी, अपनी बेटियों की तरह तुम्हें इस घर में रखा, और तुमने इसी घर की बेटी पर वार कर दिया। सीमा बेगम भी दुख से बोली, मैं जानती हूँ मेरा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं, और मैं अपनी सज़ा भी भुगतना चाहती हूँ। आप सब जो सज़ा देना चाहते हैं मुझे दे दें। वो सर झुकाए अपने आंसू रोकते हुए बोली। पल भर को वहाँ खामोशी छा गई। तुम्हें तो मैं सज़ा दूंगी। अचानक से दानिया की आमद ने सबको हैरत में डाल दिया। सबकी आंखें फैल कर रह गई थीं, सिवाय आर्यन और सुभान के। आर्यन उठकर आगे बढ़ा और बहन को गले से लगा लिया। नूरीन तो हैरत का स्टैचू बनी बैठी थी। दानिया जिंदा है, लेकिन कैसे? जब सबको लगा था कि वो मर गई तो आर्यन उसे अस्पताल ले गया, जहां पता चला उसे जहर दिया गया था। लेकिन वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाने की वजह से दानिया की जान बच गई थी, मगर उसका दिमाग सो गया। 1 हफ्ता वो कोमा में रही। घर वालों और रिश्तेदारों को यही बताया गया कि उसका पोस्टमार्टम कराया गया है, इसीलिए किसी को उसकी शक्ल देखने नहीं दी गई। और उसे, जबकि उसमें दानिया नहीं थी, कोई लावारिस लड़की थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इस समय आर्यन सुभान के साथ साथ रहा। वो नूरीन को बेनकाब करना चाहता था, उसका मकसद जानना चाहता था, इसीलिए ये सब नाटक किया। और फिर नूरीन ने खुद ही कहा कि उसे अपनी बहन का बदला लेना था। बदले में और कोई गुनाह करती, उससे पहले ही सुभान ने उसे अपनी बहन के जिंदा होने की खबर दे दी, तो उसका सारा बदला वहीं दम तोड़ गया। दानिया से मिलकर घर वाले खुश थे। दानिया भी अपने घर वालों से मिलकर बेइंतहा खुश थी। सामने खड़ी लड़की से उसे आज जलन, रकाबत या गुस्सा नहीं था, बस अफसोस था। शायद माँ बाप की मोहब्बत के बिना पलने वाले बच्चों के साथ यही होता है। दानिया अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उन्हें देखकर वो सब कुछ भूल गई। उसके साथ उसका शौहर भी था, जिसकी सच्ची मोहब्बत पाकर वो बहुत खुश थी। दानिया को अपने शौहर की सच्ची मोहब्बत क्या मिली कि अब सुभान को देखने का उसका अंदाज भी बदल गया था। सुभान के सब कुछ बताने पर और दानिया के जिंदा होने की खबर पर सबने नूरीन को माफ़ कर दिया था, लेकिन उसे अब यहाँ रहने की इजाज़त नहीं थी। नूरीन ने रोती आंखों से सुभान को देखा। बाबा जान, नूरीन अब मेरी बीवी है, निकाह में है मेरे। ये यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? बेटा, वो सब एक धोखा था। तुमने ही तो अभी अभी बताया कि इस निकाह को ख़त्म। प्लीज़ बाबा जान, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। सुभान ने लब भींच कर कहा। वो सब नूरीन ने क्यों किया आप सब लोग जान चुके हैं। अगर माफ़ कर दिया है तो इसे एक और मौका दे दें, ताकि वो भी आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी जी सके। सुभान सुल्तान, जिससे नूरीन सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, आज वो उसके लिए अपने घर वालों के सामने खड़ा हो गया था और उसके लिए सबसे माफ़ी की दरख्वास्त कर रहा था। नूरीन की तो जबान ही तालू से जा चिपकी। वो उसे कितना गलत समझती रही, जबकि वो तो, बेटा अगर तुम्हें इसके साथ अपनी ज़िंदगी जीनी है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। खलील साहब ने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए कहा, तो सबने उनके फैसले को सराहा। नूरीन को और ज़्यादा ज़मीन में धंसता हुआ महसूस हुआ था। सब घर वालों की रजामंदी से शादी की रस्म 2 दिन बाद तय कर दी गई, साथ में सुभान का वलीमा भी। सुल्तान हाउस में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दे दी थी। सुभान सुल्तान नूरीन को उस बात से मिलवाने भी लाया था, जो एक हॉस्पिटल के करीब एक घर में नज़रबंद थी। उसके बाप ने उस पर काफ़ी जुल्म किया था। इलाज के बाद वो फिजिकली तो ठीक हो गई थी, लेकिन मेंटली अभी अभी वो ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर परवेज उसका इलाज कर रहे थे और उसे सुल्तान सुभान के कहने पर ही अपने घर पर अपनी बेटी बनाकर रखा हुआ था। नूरीन उसवा से मिलकर बहुत रोई। उसवा भी अपनी बहन को पहचान गई थी, लेकिन वो अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर सकी। वो उसवा को साथ लाना चाहती थी, लेकिन अभी उसका इलाज चल रहा था, इसीलिए वो सुभान के साथ खामोशी से वापस आ गई थी।
आप सबके दिल बहुत बड़े हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। गाड़ी में बैठते हुए उसने सुभान से कहा। सुभान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी खामोशी नूरीन को खल रही थी। घर आकर भी वो उसे छोड़कर खामोशी से पुलिस स्टेशन चला गया। अब ये क्यों नाराज़ था? नूरीन को अगला टेंशन होने लगा। वलीमे का फंक्शन और ईज़ा की रुखसती के बाद सब लोग घर आ गए थे। नूरीन कमरे में बैठी उसका इंतजार करती रही। घबरा रही थी, जिसने 2 दिन से अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी। आज वलीमे पर भी वो बस ऐन वक्त पर ही आया था, जैसे खाना पूरी कर रहा हो। नूरीन की आंखें आंसुओं से भर गईं। अगर उसका दिल नहीं था तो मुझे छोड़ देता। अपने आंसू पोंछते हुए वो सोच रही थी कि तभी सुभान कमरे में दाखिल हुआ। उसे आंसू बहाते देख सिर नामे हिलाता उसके पास आ बैठा। इन आंसुओं की वजह अब क्या है? उसका अंदाज बिल्कुल सादा था। आप, एक लफ्ज़ी जवाब आया था। एक तो सुभान उसके मुंहफट जवाब से सख्त नाराज़ था। लेकिन अभी तो मैंने आंसू देने वाला कोई काम नहीं किया। उसकी शरारती बात पर दुल्हन बनी नूरीन का चेहरा एकदम गुलाल हुआ। आपकी बेरुखी की बात कर रही हूँ। सबसे माफ़ी ले ली मेरे लिए, लेकिन खुद माफ़ नहीं किया। वो सिर झुकाए बोली, तुम्हें मेरी माफ़ी चाहिए या मोहब्बत? सोच लो। वो उसे खींचकर खुद के करीब करता गया। दोनों की नज़रों का पल भर में टकराव हुआ। दोनों बेख्तियार नूरीन के लबों से निकले शब्द ने सुभान को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो लाइट ऑफ करता, शिद्दत से उसके लबों पर झुकता उसके दिल की धड़कनें तेज कर गया। नूरीन जो बाप के धमकाने पर दुल्हन बनी असलम चौधरी के अड्डे तक पहुंची, वहां से उसे सुभान सुल्तान की सूरत में अपना दुश्मन मिला था। जिससे वो बदला लेने की खातिर इस हद तक चली गई कि सही और गलत सब भुला दिया था। अब वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा थी और सबने उसे माफ़ करके उसे और गलती करने से रोक लिया था। उसका बाप और असलम चौधरी का भाई 1 हफ्ते बाद ही पकड़े गए थे, लेकिन सुभान को नूरीन के दिमाग में क्या पड़ रहा था वो जानना था। और फिर निकाह के बाद वो तो हमेशा के लिए उसकी दस्तरस में आ गई थी। जिसे असलम चौधरी के अड्डे पर पहली बार देखते ही उसकी बहादुरी देखकर उस पर दिल दे बैठा था। निकाह के बाद उसने फैसला कर लिया था, अब वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि इस रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाएगा। क्योंकि दिल तो गलती कर बैठा था, अब सारी जिंदगी भुगतना था। क्या सुभान का ये फैसला सही था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा और आखिरी भाग था। इस कहानी के पहले भाग को सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। उस लिंक पर क्लिक करके आप कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।